दोस्तों अक्सर का ऐसा देखा जाता है कि कई कई बार कुछ हीनियस क्राइम्स में पुलिस ऐसी एफआईआर दर्ज कर देती है कि दोस्तों जिसमें कई बार लोग बिना दोष के फंस जाते हैं। दोस्तों कई कई बार तो ऐसे अपराध जो हत्या तक के अपराध होते हैं कि जहां पर लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है दोस्तों, और उन्हें पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के चक्कर में आकर कई कई बार तो जेल की सजा भी काटनी पड़ती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, ऐसे कई सारे मामले भारत में आ चुके हैं जहां पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर उसमें विसंगतियां पाई गई, और दोस्तों कई कई बार न्यायालयों ने चीज देखी कि पुलिस की ढीली कार्य प्रणाली की वजह से निर्दोष लोगों को भी सजा हुई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जहां पर पुलिस की कार्य प्रणाली ढीली हो तो लेकिन कोई भी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की आंखों से नहीं बच सकता दोस्तों। चाहे वो दहेज प्रथा के कानून हो, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हो, चाहे वो एनडीपीएस के केसेस हो, और चाहे वो हत्या जैसे केसेस हो दोस्तों, जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है दोस्तों, तब उस मामले का पूरी तरीके से एक्सरे हो जाता है दोस्तों। आप ये कह लीजिए कि कई बार लोअर कोर्ट्स गलतियां कर देती हैं या कई बार हाई कोर्ट्स गलतियां कर देती हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर कर ये देखा कि जहां पर इन दोनों कोर्ट से गलतियां होती हैं तो दोस्तों ऐसी गलतियों को सुधारने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे केस की। दोस्तों ये केस एक मर्डर केस है, हत्या का केस है, जिसमें आरोपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा हुए दोस्तों मामला क्या था ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस केस की महत्ता इसलिए है, ये केस मैं आपके सामने इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो नए वकील हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और दोस्तों जो जिनको अभी अभी बार काउंसिल से लाइसेंस मिला दोस्तों, इस तरीके के मामले यदि उनके पास आए या आ रहे हो तो ये जजमेंट उन सभी लोगों के लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, ऐसे कई लोग जो पुलिस की घटिया कारगुजारी की वजह से जेलों में बंद हैं और या बेवजह ही जेल में सजा काट रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए भी है, उनके परिजनों के लिए है। इस वीडियो को देखें और समझें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, और ऐसे जजमेंट में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनको वो अपने वकील साहब को बता सकते हैं, और दोस्तों उनके वकील साहब माननीय न्यायालय में ये मुद्दे उठाकर पूरा का पूरा न्याय करवा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों लेकिन न्याय करना तो न्यायालय के ही हाथ में है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो जो चीजें कानून के तहत हैं वो आप माननीय कोर्ट के सामने रख सकते हैं दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज हम जिस केस की बात करेंगे दोस्तों, उस केस का टाइटल है अल्लाह रखा हबीब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दोस्तों ये मामला 8 अगस्त 2024 को डिसाइड हुआ था, और इस केस का फैसला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने किया था दोस्तों ये एक मर्डर केस था, और इस मर्डर केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी खामियां पाई, और दोस्तों उन खामियों को किस तरीके से उजागर किया, और दोस्तों अक्यूज्ड बरी हो गए दोस्तों आइए जानते हैं कि केस की पृष्ठभूमि क्या थी, केस क्या था। दोस्तों सबसे पहले कि केस की पृष्ठभूमि की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये मामला गुजरात में हुए एक मर्डर पर था जो गंभीर हत्या से संबंधित था दोस्तों, और दोस्तों प्रोसिक्यूशन का दावा था कि अभियुक्तों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और हत्या की और उसको अंजाम दिया। 2014 में जब ट्रायल्स कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में जब इस केस का ट्रायल चला तो दोस्तों सभी अभियुक्तों को सजा दी गई और दोषी ठहराया गया दोस्तों। उसके बाद 2019 में माननीय हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने सभी अभियुक्तों की सजा बरकरार रखी, लेकिन दोस्तों अभियुक्तों ने फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
अब दोस्तों यहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू होता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देने में जो अहम रोल निभाया दोस्तों, वो देखने के काबिल था। तो दोस्तों वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और एक एक चीज को जरा ध्यान से नोट करिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मुद्दे क्या थे? एफआईआर रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग और सोर्स में विसंगति। सोर्स माने होता यह है कि कई बार एफआईआर किसी ऐसे आदमी की तरफ से करवा दी जाती है दोस्तों जो उससे संबंधित ना हो, या कई बार जो सीक्रेट जो पुलिस के जो लोग होते हैं, वो जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई फलानी जगह पे ये काम हो गया है, आप एफआईआर दर्ज करिए। लेकिन दोस्तों इस केस में सबसे पहली जो कमी सुप्रीम कोर्ट ने पाई वो थी एफआईआर रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग और स्रोत में विसंगति, सोर्स में गलती। सोर्स क्या था इसकी भी क्लैरिटी नहीं थी। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या, इस पॉइंट के तहत घटना के तुरंत बाद मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। यानी कि जहां पर ऑकरेंस हुआ, जहां पे घटना हुई, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। दोस्तों इस बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? किसी और व्यक्ति ने पुलिस को इसकी शिकायत दी और पुलिस ने उसकी शिकायत को ही एफआईआर मान लिया। अब दोस्तों ये कितना गंभीर मुद्दा है कि आपने घटनास्थल पर मौजूद होकर एफआईआर नहीं दर्ज की, लेकिन किसी और ने कंप्लेंट की और आपने उस कंप्लेंट को ही एफआईआर मान लिया। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में ये ऐसी एफआईआर थी, पोस्ट इन्वेस्टिगेशन एफआईआर थी, जो न्यायोचित नहीं थी। यानी कि मर्डर जैसे केसेस में ये रूल है कि सबसे पहले यदि आपको सूचना प्राप्त होती है, आप पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में शुरू होती है। लेकिन यहां क्या था, यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गलत माना और दोस्तों इस बात को प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट किया गया। दोस्तों अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2, गवाहों में विरोधाभास, कंट्राडिक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों गवाह पुलिस स्टेशन में कुछ और बयान दे रहा है, कोर्ट के सामने कोई और बयान दे रहा है दोस्तों, और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और बयान दे रहा है। दोस्तों जब माननीय कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीजें देखी कि गवाहों के बयानों में अलग अलग स्टेज पर अंतर था, तो दोस्तों माननीय कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी बहुत कड़ा संज्ञान लिया। इस मुद्दे को भी बड़ी बारीकी से देखा, क्योंकि गवाहों की गवाही में प्रत्यक्षदर्शी जो थे, आई विटनेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी गवाही में भी आपस में कोई तालमेल नहीं था। तो दोस्तों जब तालमेल ही नहीं होगा तो मामला अपने आप में डाउटफुल होगा ही होगा। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। दोस्तों समय, स्थान और भागीदारी के बारे में गंभीर अंतर पाए गए। अब दोस्तों कोई गवाह कोई और टाइम बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई जगह कोई और बता रहा है, मतलब हर गवाह की गवाही बिल्कुल अलग थी। ऑकरेंस वही है, घटना वही है, लेकिन अलग अलग गवाह अलग अलग बातें बता रहे हैं, अलग अलग समय बता रहे हैं, अलग अलग भागीदारियां बता रहे हैं। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को भी देखा तो इस चीज को भी कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा सीरियस नोट पर लिया। दोस्तों अब दोस्तों नंबर 3, साक्ष्य की विश्वसनीयता, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। दोस्तों मर्डर जैसे केसेस में या क्रिमिनल लॉ में जो क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस होती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि जिस गवाह की आदत ही झूठ बोलने वाली हो या जो गवाह पहले से ही किसी क्राइम में लिप्त हो, तो क्या माननीय कोर्ट ऐसे गवाह की गवाही को मानता है? दोस्तों ये कोर्ट के ऊपर है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर कोर्ट ऐसे गवाहों की गवाही पर जरा कम ही विश्वास करता है। बरामदगी और जब्ती के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए। अब दोस्तों जैसे कोई वेपन का इस्तेमाल हुआ
उसका रिकॉर्ड भी बिल्कुल डाउटफुल था, टाइमिंग डाउटफुल थी, प्लेस डाउटफुल थी। और दोस्तों सीजर मतलब जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे ये आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है कि बता भाई जिस हथियार से तूने मर्डर किया था वो हथियार कहां छुपा रखा है। तो दोस्तों इस तरीके की कार्रवाई को भी माननीय कोर्ट ने संदिग्ध पाया। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगे हुए थे जो कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सके और पुलिस द्वारा वास्तविक प्रथम सूचना को छिपाने की बात की संभावना जताई गई थी। और दोस्तों जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जो पुलिस की टाइमिंग थी, जो किसी के कंप्लेंट करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको देखकर माननीय कोर्ट ने बहुत बड़ा डाउट जताया दोस्तों। तब जाकर कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय सुनाया। अब दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आ जाते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या निर्णय दिया। दोस्तों सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन जो थी अभियुक्तों की, चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से थी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से थी, कन्विक्शन को रद्द कर दिया। और दोस्तों चूंकि अल्लाह रखा और लालो आरिफ भाई मेमन दोनों पहले से ही जमानत पर थे तो इसलिए उनको कोर्ट में सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। और दोस्तों अभियुक्त मोहम्मद फारूक शरीफ भाई मेमन को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए गए क्योंकि ये कस्टडी में थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की इस केस में, कहा कि जब एफआईआर के पंजीकरण में या रजिस्ट्रेशन में ही गंभीर संदेह हो या विरोधाभास हो और अभियोजन के साक्ष्य यानी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो देता है, ऐसे प्रोसिक्यूशन विटनेस में ही अगर संदेह हो तो दोष सिद्धि बरकरार रखी नहीं जा सकती। दोस्तों साफ है कि यदि पुलिस के द्वारा जो कोई एविडेंस पेश किए गए, गवाह पेश किए गए, अगर उनमें ही किसी तरीके का डाउट उत्पन्न हो रहा है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गवाहों को या ऐसे गवाहों की गवाही को या ऐसे डॉक्यूमेंट कोई भी प्रोड्यूस किया गया हो उसको विश्वसनीय नहीं माना और दोस्तों दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कानूनी बिंदु क्या रहे। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, इसमें घटना का सही विवरण होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरी घटना का वर्णन होता है और इस वर्णन को पूरा ट्रांसपेरेंटली और पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, किसी तरीके का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पे भी डाउट आता है तो देख लीजिए इस केस में क्या हुआ। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया दूसरा पॉइंट, एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी और विरोधाभास अभियोजन की कहानी पर गहरा संदेह व्यक्त करता है। दोस्तों जहां पर एफआईआर दर्ज लेट की गई हो तो वहां पर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो चलती है, जो प्रोसिक्यूशन सारी बातें जो कोर्ट में कहता है दोस्तों, तो उन बातों पर विश्वास करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब दोस्तों यहां पर सेक्शन 162 सीआरपीसी, यदि एफआईआर वास्तव में जांच के बाद तैयार की जाती है तो उसका महत्व एक स्टेटमेंट टू पुलिस के जैसा ही रह जाता है दोस्तों, जिसे साक्ष्य के रूप में अभियोजन समर्थन के रूप में उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि जो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बाद रजिस्टर की जाती है दोस्तों, उसको एक स्टेटमेंट ऑफ पुलिस के अलावा इससे ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं है। और दोस्तों प्रोसिक्यूशन इसको अपने लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मान सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिंदु उठाया। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बिंदु उठाए हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही सीरियस हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक समझदार वकील यदि इन सब बातों की तरफ ध्यान देता है, गौर करता है कि एफआईआर में देरी हुई, क्यों देरी हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की इन्वेस्टिगेशन के बाद की कि इन्वेस्टिगेशन से पहले की,
जबकि दोस्तों गौरतलब है कि मर्डर केसेस में हमेशा पहले एफआईआर दर्ज होती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, सबूत, गवाह, दोस्तों ये सब पुलिस बाद में करती है। लेकिन दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं किया। दोस्तों पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल उठाए गए। दोस्तों सवाल उठने ही थे, क्योंकि दोस्तों गवाहों की गवाही में भी तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि केस जरूर प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन गवाहों को लाने का काम पुलिस का ही होता है दोस्तों, क्योंकि गवाह पुलिस ने बताए होते हैं, गवाहों की लिस्ट पुलिस ने बताई होती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर स्टेशन हाउस ऑफिसर के साइन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साइन होते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में यदि आपका कोई परिजन या आपके कोई नियर एंड डियर कोई ऐसे केसेस का सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जजमेंट आपके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। और दोस्तों ऐसे वकील, ऐसे लोग जो कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह के ऐतिहासिक फैसले दिए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये फैसला उनके लिए भी है। दोस्तों वास्तव में ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा फैसला है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करता है दोस्तों। यही नहीं, जो जिला अदालतें हैं दोस्तों, जो प्रथम दृष्टया केस को देखती हैं, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। तो दोस्तों आपको इस जजमेंट को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और इस समझना चाहिए कि यदि इस तरीके के केसेस आपके सामने आ जाएं, आपके कोई नजदीकी ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं, तो आप इन सब बातों का ध्यान रख के अपने वकील साहब को बता सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं। यदि आपके केसेस में भी इस तरीके के लूप होल्स हैं, तो यकीन मानिए नतीजा वही होगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया दोस्तों आज का ये केस एक मर्डर केस के ऊपर था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की खामियों को एक बार फिर से उजागर किया और दोस्तों न्याय किया। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग कानूनी बारीकियों को समझ सकें और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स का फायदा उठा सकें। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।